नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जिस कंपनी के बिजनेस मॉडल का अध्ययन हम करने जा रहे हैं, उस कंपनी का नाम है अनंत राज लिमिटेड। ये कंपनी रियल एस्टेट के कारोबार में है और इस कंपनी के अध्ययन का अनुरोध हमें निखिल जी ने किया है। तो कोशिश करते हैं ये जानने की कि कंपनी की कारोबार क्या है, कंपनी की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस क्या हैं और कंपनी के भविष्य की योजनाएं क्या हैं, और ये सब बहुत आसान, सरल और सुगम शब्दों में। और इसके अलावा मैं आपसे एक निवेदन कर दूं कि इस शेयर को ख़रीदने या बेचने की या किसी भी अन्य शेयर जो हमारे वीडियो में डिस्कस होता है उसको ख़रीदने या बेचने की मेरी कोई राय नहीं होती है। मैं आपके सामने एक फ्रेमवर्क रखता हूं जिसमें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर कोई खरीदने या बेचने का निर्णय लें। इसके साथ ही यदि आपको मेरा प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए बात करते हैं अनंत राज लिमिटेड की। तो देखिए, ये जो कंपनी है ये दिल्ली में बहुत पुराने ज़माने से यानी 1969 से ही ये रियल एस्टेट और इस तरह के कारोबार में है। और इनकी स्थापना, इस कंपनी की स्थापना अशोक सरीन साहब ने की थी। और ये पहले जो कारोबार इनका था वो छोटे पैमाने पर था। उसके बाद लगभग 1985 में इन्होंने एक फॉर्मली इसको कंपनी का रूप दिया और 1989 में इस कंपनी की लिस्टिंग हुई। और उस समय ये सिरेमिक टाइल्स जो होती है ना, वो बनाने का कारोबार करते थे। इसके बाद इन्होंने दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी डीडीए के क्षेत्र में, यानी डीडीए जो फ्लैट्स बनाता था उसकी ठेकेदारी शुरू की और वहाँ से इनका ये जो रियल एस्टेट का काम है उसका एक्चुअली जन्म हुआ। तो 2003 में इन्होंने रियल एस्टेट डेवलपमेंट में फुल फ्लेजेड कदम रखा और अपनी कंपनी का नाम अनंत राज लिमिटेड कर दिया। तो देखिए, ये जो है कंपनी या हर रियल एस्टेट कंपनी जो है उसका कुछ फोकस होता है। तो ये 5 राज्यों में ऑपरेट करती है वैसे तो, जैसे दिल्ली है, उसके बाद राजस्थान है, हरियाणा है और एनसीआर है, और थोड़ा हैदराबाद और तिरुपति के आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर। और लेकिन इनका जो मेन एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो जिस तरह से डीएलएफ का है उसी तरीके से इनका फोकस भी दिल्ली में और उसके आसपास के क्षेत्र में, स्पेशली गुरुग्राम में है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए जब आप इस कंपनी का अध्ययन करें। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है और ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है। तो अब देखिए, ये 2 तरह के कारोबारों में, तो एक तरह का कारोबार तो इनका है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, जिसमें ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बनाते हैं और उसको कंप्लीटली सेल आउट कर देते हैं, यानी उसको हाथों हाथ वो बेच देते हैं, बुकिंग करते हैं और बेच देते हैं। तो एक साथ तो ये है कि जब इनका माल तैयार होता है और वहाँ से इनको एक मुश्त पैसा आ जाता है। जो दूसरा जो इनका कारोबार है वो एन्युइटी बिजनेस है। एन्युइटी बिजनेस का मतलब ये हर साल आने वाला कैश फ्लो, ठीक है। वो कैश फ्लो चाहे लीजिंग से आए, मतलब किराए से आए, या वो मेंटेनेंस से आए, या अन्य तरह के कोई टैक्सेस वगैरह जो हैं उससे आए। तो जो इनका रेजिडेंशियल कारोबार है उसमें ये रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, फिर ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो रेजिडेंशियल में तो जैसे फ्लैट्स वगैरह जो बनाना होता है वो ग्रुप हाउसिंग में पूरी कॉलोनी जैसे डेवलप करते हैं, ठीक है। उसमें सारी कॉमन एमिनिटी और वगैरह गेटेड कम्युनिटी वाली जो चीज़ होती है ना वो। फिर अफोर्डेबल हाउसिंग वाले सेगमेंट में भी है। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। उसके अलावा ये प्लॉट्स, मतलब खाली लैंड जो है वो और विलास वगैरह भी बना के बेचते हैं। दूसरा इनका जो बिज़नेस है वो एन्युइटी बिज़नेस है। एन्युइटी बिज़नेस का मतलब ये, जैसे मैंने बताया, वो किराए पे चलने वाला। उसमें ये कम्प्लीटली उस बिल्डिंग को सेल आउट नहीं करते बल्कि उसको किराए पर चलाते हैं, और किराया जो होता है ना वो इनके काम आता है। अब ये किराए पर क्यों चलाते हैं? तो देखिए, इनको अपने खर्चों के लिए, जैसे आपने कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कम्प्लीटली सेल आउट करने के लिए आपने बनाया, तो देखिए जब स्टार्ट होता है वो, तो बुकिंग शुरू होती है, और जो बुकिंग जो होता है हो सकता है उसमें टाइम लगे, जल्दी आए, देर से, तो उनके जो डेली के खर्चे जो है ना वो तो कभी ख़त्म होते नहीं, ठीक है। तो
वो ये जो एन्यूटी वाले बिजनेस हैं ये दो तरह के काम करते हैं। एक चीज़ तो ये कि इनसे इनका रेगुलर कैश फ्लो जो आता है वो आता है, इनका कंपनी का डे टू डे का जो खर्चा है ना वो चलता रहता है। और जो दूसरा एस्पेक्ट है वो कि वो जो एक कंपनी के लिए वो जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है, यानी एन्यूटी वाला प्रोजेक्ट, वो आपके लिए एसेट की तरह हो गया। एन्यूटी प्रोजेक्ट्स में ये कमर्शियल बिल्डिंग्स बनाते हैं जिसमें ऑफिसेज वगैरह होते हैं, होटल्स है, आईटी पार्क्स है जहाँ पे आईटी वगैरह की कंपनीज काम कर सकती हैं, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। और डेटा सेंटर है जहाँ पर आप जिस बारे में अगर आप इस कंपनी को जानते हैं तो आजकल ये जो डेटा सेंटर वाली जो इनकी स्टोरी है ना ये काफ़ी पॉपुलर है। तो ये भी हम जानेंगे कि आखिर डेटा सेंटर में ये क्या कर रहे हैं और आगे इसकी संभावनाएं क्या हैं। तो अब जैसे मैं बताऊं इनका कि एन्यूटी बिजनेस में इनका एक होटल बेलामोंड है, फिर स्टेलर रिजॉर्ट है, फिर मानेसर में इनके सर्विस अपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर भी आप कभी जैसे 10, 15, 20 दिन या 2 महीने के लिए आपको रहना हो तो आप वहाँ जाके कम्प्लीटली फुल्ली फर्निश्ड आपको वो फैसिलिटी मिल जाएगी। तो और उनको किराया आपको देना पड़ेगा। फिर पंचकुला में टेक्नोलॉजी पार्क है, वो भी इनका किराए पे चलता है। और फिर सेक्टर 44 गुरुग्राम में इनके ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, तो वहाँ ऑफिसेज इन्होंने किराए पे दे रखे हैं। अब देखिए ये जो हैं इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं कि इन्होंने लगभग 1 करोड़ स्क्वायर फीट कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो आज तक डेवलप कर दी। 1 करोड़ स्क्वायर फीट बहुत ही बड़ी जो होती है बड़ी साइज़ है। इसके अलावा 2663 अफोर्डेबल हाउसिंग यूनिट्स भी इन्होंने बनाई है। और इनके पास भविष्य के लिए एक्सपेंशन के लिए 83.43 एकड़ लैंड भी है दिल्ली एनसीआर में। और इसके अलावा भी ये करीब 20 एकड़ लैंड उसके आसपास, ये जो लैंड है इनके आसपास भी एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसलिए आवश्यक है कि जो भविष्य के इनके एक्सपेंशन हैं वो तो लैंड के ऊपर ही डिपेंड करेंगे। अगर कोई भी प्रोजेक्ट लाएंगे तो अगर लैंड नहीं होगी तो फिर ये करेंगे क्या। अब एक और जो इनका प्रोजेक्ट है वो बड़ा जो है इनका प्रेस्टीजियस प्रोजेक्ट है, वो है अशोक एस्टेट के नाम से, जो गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पर ये बना रहे हैं। तो ये करीब 2200 एकड़ में फैला हुआ है, 2200 एकड़ में फैला हुआ है। और उसमें लगभग जो है ये उम्मीद करते हैं कि 22,000 करोड़ का रेवेन्यू उनका ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आएगा। तो अलग अलग उसमें तरह के उसमें बिल्डिंग्स हैं, उसमें कुछ कमर्शियल बिल्डिंग्स में है, कुछ बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रा लग्जरी बिल्डिंग्स भी हैं, तो लग्जरी विलास हैं, प्लॉट्स भी हैं, फ्लैट्स भी हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसमें है, ऑफिस स्पेस भी है। तो इस तरह के ये काम फ़िलहाल अब ये कर रहे हैं। अब जो आपके लिए जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि ये डेटा सेंटर में क्या कर रहे हैं। तो देखिए कई कंपनीज जो हैं डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का मतलब क्या है, वो ये कि ये डेटा सेंटर के जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पावर से रिलेटेड, क्योंकि डेटा सेंटर में पावर जो होती है पावर गजरिंग सिस्टम है डेटा सेंटर, क्योंकि वहाँ पर सर्वर वगैरह को बहुत ज़्यादा पावर चाहिए, फिर कूलिंग की स्पेस चाहिए, 24 आवर्स कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, फिर आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, फिर उससे रिलेटेड जितने भी डेटा सेंटर से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ये क्रिएट करके उसको किराए पर चलाते हैं। ठीक है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये इस आईटी सर्विसेज में ये वाला काम ये कर रहे हैं। तो अब ये जो डेवलप कर रहे हैं ना वो एक बहुत ही अच्छे लेवल का डेटा सेंटर डेवलप कर रहे हैं। तो ये लेवल होते हैं डेटा सेंटर के, लेवल 1, लेवल 2। तो ये लेवल 3 और लेवल 4 के जो डेटा सेंटर है ना वो डेवलप कर रहे हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं कि डेटा सेंटर में ये लेवल 3 और लेवल 4 क्या होता है। तो लेवल 3 जो होता है ना एक एडवांस लेवल है, और उसमें बेसिकली जो डाउन टाइम होता है ना, जैसे सर्वर हुआ वो अगर डाउन हो गया तो उसमें जो डाउन टाइम है वो पूरे एक साल में 1.6 घंटे यानी 1.6 आवर्स से ज़्यादा नहीं होता है। तो उसको उस तरह की मेंटेनेंस, उस तरह के फैसिलिटी उस डेटा सेंटर में होती है। तो ये जैसे आपके ई कॉमर्स वाले प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो इस तरह के डेटा सेंटर्स इस्तेमाल करते हैं। वहाँ पर डाउन टाइम जैसे 1 घंटा, जैसे मैंने 1.6 आवर्स पर ईयर, एक साल में 1.6 आवर्स। और जो लेवल 4 वाला जो डेटा सेंटर होता है वो और भी एडवांस्ड है। वो और एडवांस ऐसे है कि उसमें जो
डाउन टाइम होता है ना वो एक साल में 26 मिनट ही होता है, एक साल में मात्र आधे घंटे से भी कम 26 मिनट। तो वो जो डेटा सेंटर का इस्तेमाल करती हैं वो कौन सी कंपनी करती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस जहाँ लाइव डेटा जो होता है ना, जहाँ ट्रेडिंग है, जहाँ डाउन टाइम जो है वो होना नहीं चाहिए, ठीक है, वो डाउन टाइम बर्दाश्त नहीं होता, या बैंक्स वगैरह जो होते हैं जिनमें रियल टाइम काम होता है। तो ऐसे जो तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं वो हाई लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। अभी इन्होंने एक क्लाउड भी, अशोक क्लाउड नाम से इन्होंने क्लाउड भी डाला है। तो क्लाउड क्या होता है, क्लाउड बेसिकली वो एरिया है जहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर जो होता है ना वो अपलोडेड होते हैं, ठीक है, और वहाँ उस सॉफ्टवेयर को आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जो बहुत ही कॉमन एग्जांपल जो आप सभी लोगों को मालूम होगा, तो जो गूगल ड्राइव जो है ना, वो तो गूगल ड्राइव में क्या होता है, आप कोई भी फाइल अगर आपने अपलोड कर दी तो आप उसको किसी भी जगह से जहाँ पर इंटरनेट एक्सेस होती है कहीं भी जाके अपनी फ़ाइल को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो बस ये जो है ये क्लाउड का सिस्टम है। तो ऐसे इन्होंने एक क्लाउड की जो एक छोटा सा क्लाउड जो है इन्होंने अभी बनाया है। अब बात करते हैं कि इनकी ये कितनी कैपेसिटी क्लाउड में, मतलब ये डेटा सेंटर में डेवलप कर रहे हैं। तो मानेसर में ये 50 मेगावाट का जो डेटा सेंटर है वो डेवलप कर रहे हैं। अब आप इस बात को समझिए कि ये 50 मेगावाट का मतलब क्या है, तब आपको इस डेटा सेंटर के विशालता का अंदाज़ा लगेगा। वो ये है कि ये कितनी बिजली खाता है, यानी कि डेटा सेंटर में जो सर्वर रखे हुए हैं या डेटा से रिलेटेड जो इक्विपमेंट रखे हुए हैं, सर्वर हुआ, स्टोरेज डिवाइस हुआ, राउटर्स हुए, स्विचेस हुए, और नेटवर्क से रिलेटेड जितने भी जो कंपोनेंट्स हैं वो कितनी बिजली खाते हैं, वो एक डेटा सेंटर की आईटी लोड कहलाता है। तो ये 50 मेगावाट खाते हैं, ये 50 मेगावाट जो है ये बिजली कंज्यूम करते हैं, 50 मेगावाट, और बहुत बड़ी कैपेसिटी है ये। और इन्होंने अब ये मानेसर में जो 50 मेगावाट का जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मानेसर में है 50, उसमें से 6 मेगावाट का इन्होंने ऑपरेशनल कर दिया है, और 15 मेगावाट का एडिशनल, मतलब 6 जो इन्होंने कर दिया उसके अलावा 15 मेगावाट का आईटी लोड ये जून एंड तक यानी 30 जून तक ये ऑपरेशन कर देंगे। तो टोटल इनकी कैपेसिटी हो जाएगी 21, और 29 जो है वो ओवर 29 मेगावाट, क्योंकि टोटल 50 मेगावाट का है, तो 29 मेगावाट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये रिलीज़ करेंगे, मतलब धीरे धीरे उसको बनाएंगे। फिर एक पंचकुला में इनका 57 मेगावाट का जो है वो डेटा सेंटर ये बना रहे हैं, और इसमें से 7 मेगावाट का जो आईटी लोड है वो इनका रेडी हो जाएगा अभी दिसंबर 30, 2025 तक, ठीक है। इसके अलावा एक राई में जो है ये बहुत ही बड़ा डेटा सेंटर बना रहे हैं जिसमें 200 मेगावाट का आईटी लोड वो बियर कर सकता है। तो खैर ये देखिए इनकी योजनाएं बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, और ये कहते हैं कि हम जो है ना ये जो डेटा सेंटर में आईटी एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर अभी दे रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे क्लाउड में भी आएंगे, और उसके अलावा हम जो है ना वो सॉफ्टवेयर में भी आएंगे। तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे हम। अब ये कितना ये कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन फ़िलहाल जो मैं आपको जो इसमें मेन स्टोरी जो सुनाई जाती है इन्वेस्टर्स को या रिटेल इन्वेस्टर्स को, उसकी बात मैं आपको बता रहा हूँ। ये कैपेसिटी काफ़ी बड़ी डेटा सेंटर में ला रहे हैं, लेकिन खाली कैपेसिटी लाने से नहीं होता है। ये कोई जब तक लीज आउट नहीं करेगा, यानी इसको ये किराए पे चला के रेगुलरली इस चीज़ को कंटिन्यूसली उससे कैश फ्लो जनरेट नहीं करेंगे, तब तक इस कैपेसिटी जनरेशन का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो अब बात कर लेते हैं कि इनकी स्ट्रेंथ की। तो देखिए 1969 से ये पूरी फैमिली, सरीन फैमिली जो है ये इस बिज़नेस में तो सारा इन एंड आउट ये जानते हैं, तो बहुत एक्सपीरियंस प्रमोटर है। फिर इनके पास फुल बुके ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कमर्शियल भी है, एन्युटी वाले भी हैं, आईटी पार्क भी हैं, रेजिडेंशियल भी है, अफोर्डेबल हाउसिंग भी है, तो सब तरह के प्लॉट्स भी है, विला भी है, और ये सब है। फिर जैसे मैंने बताया इनके पास दिल्ली एनसीआर में काफ़ी बड़ा लैंड बैंक भी है जो इनके भविष्य के लिए एक्सपेंशन की योजनाएं जो ये बनाएंगे उसमें ये काम आएगा। फिर ये जो है इनकी इस साल इन्होंने ये
अभी पिछले 2-3 सालों से ये बोल रहे थे कि भाई हम जो है 1800 से 2000 करोड़ जो है ना ओवर ए मीडियम टर्म हम अपनी सेल करेंगे, और वो सेल उस क्षेत्र में इस 1800-2000 करोड़ की सेल स्टेबलाइज हो जाएगी। तो इन्होंने ये करके भी दिखा दिया। तो इनकी इस जो फाइनेंशियल 25 है, इसमें इनकी जो सेल है ये पूरी हिस्ट्री में हाईएस्ट है, यानी 2000 करोड़ से ऊपर ये सेल इन्होंने कर दी है। वीकनेस क्या है, तो देखिए फोकस जो है ये गुरुग्राम मार्केट में है। फिर गुरुग्राम मार्केट जो है जैसा आप जानते हैं बहुत ही कॉम्पिटिटिव मार्केट है। दूसरा क्या है कि लग्जरी सेगमेंट में भी इनका फोकस है। तो लग्जरी सेगमेंट में क्या होता है कि आदमी खरीदे या नहीं खरीदे, या उसको कोई दूसरी प्रॉपर्टी पसंद है, या दूसरी क्या होता है कि ये जो है बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। लग्जरी का जो सेगमेंट होता है ना, उसको आवश्यकता तो होती नहीं है। जो लग्जरी वाला आदमी होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं होती है। उसको पसंद आएगा तो वो तुरंत लेगा, नहीं आएगा तो वो छोड़ता रहेगा, वो दूसरा देखेगा कोई। तो ये जो है ना डिमांड इसमें वॉलेटाइल रहती है। फिर क्या है कि जो डेटा सेंटर का बिजनेस, जैसे मैंने आपको बताया, वो कितना सक्सेसफुल होता है, कितना इन्वेस्टमेंट तो इन्होंने कर दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट करने के और उस इन्वेस्टमेंट से कितना ये रिटर्न जनरेट कर पाएंगे, ये आगे आने वाला टाइम बताएगा। अब मार्केट कैप की बात करें तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओई जो है 11% का है। डेट टू इक्विटी, काफ़ी डेट इन्होंने कम किया है। तो डेट टू इक्विटी इनका जो है ना वो हर 100 रुपये पे 12 रुपये ही रह गया है अब। और P47 का है जो काफ़ी हाई है। लास्ट ईयर जो है जैसे मैंने बताया इनकी सेल जो हुई हाईएस्ट हुई 2060 करोड़ की। 3 साल की सेल अगर मैं देखूं तो वो 65% अप है। 3 साल का प्रॉफिट अगर मैं देखूं तो वो 100% अप है मार्च। लेकिन ये जो सेल इनकी हुई है इसमें इक्विटी जो है ना, इक्विटी भी बढ़ी है। तो इक्विटी जो इनका मार्च 2022 में 59 करोड़ थी, वो अब बढ़ के इक्विटी शेयर कैपिटल वो 69 करोड़ हो गई, क्योंकि इन्होंने शायद अक्टूबर 2024 में कुछ अपने को कोई प्रमोटर्स ने कुछ वारंट्स भी इशू किए थे और कुछ शेयर्स भी इशू किए थे। और डेट जो है वो हालांकि मार्च 2022 में जो 1283 करोड़ था, 1283 करोड़ था, वो घट के लगभग 482 करोड़ यानी 800 करोड़ का डेट इन्होंने कम किया। ये बहुत ही पॉजिटिव है रियल एस्टेट कंपनी के लिए, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। प्रमोटर्स के पास 60.16% है, एफआईआई के पास 12.88% है, डीआईआई के पास 6.57% है और पब्लिक के पास 20.38% है। तो कई लोगों की जो चॉइस है बाज़ार में वो रियल एस्टेट कंपनीज की तरफ नहीं होती। तो अलग अलग इन्वेस्टर्स का अलग अलग नज़रिया होता है। तो अगर आपको रियल एस्टेट सेक्टर समझ में आता है तो एक ठीक ठाक सी कंपनी है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर इस बारे में कोई राय मशवरा करके अपना विचार बना सकते हैं। मेरी खरीदने या बेचने की शेयर को कोई राय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।